जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और सीटेट एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोरों से लग गए होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आप लोग फॉर्म भर लिए होंगे सीटेट का, जरूर भर लिए होंगे। अगर आप नहीं भरे होंगे तो जितना जल्द हो सके फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म का डेट आ चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट है आपको 10 जून तक लास्ट डेट है। लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार ना करेंगे। लास्ट डेट में तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि लास्ट डेट से 2-4 दिन पहले सर्वर डाउन हो जाती है। और सीटेट का एक फंडा है कि पहले आओ पहले पाओ। अगर आप पहले फॉर्म भरेंगे तो जो एग्जामिनेशन सिटी आप सिलेक्ट करेंगे वहां आपको दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सिटी जहां सिलेक्ट करेंगे वहीं पर एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप बाद में फॉर्म भरेंगे तो फिर ये गारंटी नहीं होता है कि आप जो एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर वहीं पड़ेगा। इसलिए आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा, बेहतर होगा। और रेगुलर क्लास करिए, एकदम नित्य दिन क्लास करिए। एग्जाम आपको 6 सितंबर को होने को है। इस बार आपकी बार 100 पार, एकदम 100 पार मार्क्स देना है तो देना है। इसके लिए एड़ी चुटी लगा देंगे, साम दाम दंड भेद लगा देंगे, खूब मेहनत करेंगे। तो सब आप लोग भी साथ एकदम मेहनत करिए और जी तोड़ मेहनत करिए। तो हम लोग आज चलेंगे चैप्टर नंबर 5 में। आज चलेंगे क्लास नंबर 3। इससे पहले आपने 2 क्लास किया होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपने सीखा कि दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग होते हैं। जहां तक कि जीव जंतु की बातें करें, जहां तक कि अगर पत्ते, एक पेड़ के 2 पत्ते की डिजाइन जब नहीं मिलते हैं तो आपका सोच कभी दूसरे की सोच से मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या आपके बच्चे जो होंगे क्लास में पढ़ने वाले सभी एक तरह से अधिगम करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या एक तरह से शारीरिक अवस्था होगा? बिल्कुल नहीं। एक तरह से संवेदनात्मक अवस्था होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तमाम बच्चों का अपना अपना अलग इंडिविजुअल होते हैं। सोच उनका, शारीरिक अवस्था उनकी, मानसिक अवस्था, संवेगात्मक अवस्था, ये सब कौशल अलग अलग होते हैं। इन्हीं के बारे में आपने पिछले 2 कक्षा में पढ़ा भी होगा और आज उसी के बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद वाले क्लास में खूब जम के प्रैक्टिस होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आज हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक से यहाँ से शुरू करें कि भाई प्राइमरी काउजेज क्या होता है। एक मुख्य कारण होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हेरिडिटी। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा होगा कि किसी भी इंसान में जो गुणसूत्र होते हैं, ये जो जीन होते हैं वो कितने होते हैं? ये टोटल 23 पेयर्स में होते हैं, 23 जोड़ा होते हैं। और ये 23 जोड़ा में 22 जोड़ा केवल शारीरिक संरचना तैयार करता है और एक जोड़ा जो होता है वो लिंग निर्धारण करता है। 23वां जोड़ा अगर एक्स एक्स हो तो क्या होता है? फीमेल हो जाती है। अगर वाई वाई हो तो फीमेल हो जाती है और एक्स वाई हो तो वही मेल जन्म लेता है, यानी कि लड़का होता है। तो ये सब आप पीछे पढ़े थे। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसका सबसे प्राथमिक कारण होता है हेरिडिटी, अनुवांशिकता। न कि वातावरण। बच्चा में जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों के समन्वय से होता है, अनुवांशिकता से और वातावरण दोनों मिला करके। लेकिन ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सबसे ज्यादा भागीदार अगर कोई है वो कौन है? वो है आपका हेरिडिटी है। हेरिडिटी कैसे होता है चलिए जानते हैं। करके बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट जो होता है, बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट का मतलब वही, जैसे अभी जीन की बात करें आप कि 23 जोड़े होते हैं किसी भी इंसान में और उसमें 22 जोड़ा जो होता है केवल शारीरिक संरचना तैयार करता है। तो वो जो जीन होता है, जीन के माध्यम से पारित जैविक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। मनुष्य में कितना सोच होना चाहिए, कैसा उसका बैठने का तरीका, हंसने का, व्यवहार का, बर्ताव का, ये सब आपको क्या होता है अलग अलग तरह के जीन के अकॉर्डिंग अलग अलग माता पिताओं से बच्चों में जाते हैं। 2 बच्चा एक समान नहीं हो सकता, वह ध्यान रखिएगा। जुड़वा ही क्यों ना हो, जुड़वा भी हो तो एक लिमिट तक जाता है। 99% तक एक दूसरे का सिमिलरिटी हो सकता है, 100% कोई सिमिलरिटी नहीं होता है ना। इसलिए कहते हैं अपने सेम तरह के इंसान को जब जगत में ढूंढोगे तो अकेले पड़ जाओगे। इसलिए आईना जो होता है ना वह चेहरा दिखाता है, चरित्र नहीं दिखाता। इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए? अपने तरह का इंसानों को नहीं खोजना चाहिए, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं आपको। ये बुद्धि कहना कि और शारीरिक लक्षणों के लिए संभावित सीमा होता है कि आपका बुद्धि कैसा है, आपका इंटेलिजेंस कैसा है, अपने सोचने का क्षमता कितना है, आप में भय कैसा है। अभी कभी गौर किए होंगे कि आपके माता पिता अगर खूब ज्यादा जीवन में भयभीत होते हैं, जीवन के बड़ी पहलुओं से डरते हैं, तो बच्चा में ऐसा गुण आ जाता है ना। इसे गुण तो ना कहें, इसे अवगुण कहें तो अच्छी रहेगी, है ना। ये क्या होता है बच्चों में वो लक्षण आ जाता है, शारीरिक लक्षण होता है ये सब चीज।
कि वंशानुक्रम बच्चे को नियंत्रण में पूरी तरह से बाहर है। ये जो वंशानुक्रम होता है, जो आपको डेनेस्टी से चलते आ रहा है, जो आपके दादा परदादा से जो जीन आया, आपके पिताजी में, उससे आपके में आया, या नाना नानी से जो मम्मी में आया, मम्मी से फिर आप में आया, ये क्या होता है, वंशानुक्रम चलते रहते हैं। कि धीरे धीरे आपको पूरी तरह से क्या होता है, इंसान नियंत्रित कर सकता है। इन्वायरमेंट अगर अच्छा मिल जाए तो ये आपको सुधर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मम्मी बहुत भयभीत होता है और डरती हो कोई चीज को देख करके, छिपकली को देख करके, कॉकरोच को देख करके, सांप को देख करके, तो ऐसा नहीं कि आप में भी डर आ जाएगा, आप उसको दूर कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है ना। यहाँ करेंगे यह एक नींव और कच्चा माल की तरह होता है। कच्चा माल कहने का मतलब है कि आप उसको सुधार सकते हैं, आप उसको इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि सक्सेस जो होता है ना, वो हाथों की लकीरों में नहीं, माथों के पसीनों से लिखा जाता है। हाथों के लकीरों से नहीं लिखा जाता है, वरना सौभाग्य तो उसका भी होता है जिसका हाथ ही नहीं होता है। अगर हाथ के लकीरों से अगर सौभाग्य लिखा जाता तो फिर जिसका हाथ नहीं होता उसका क्या सौभाग्य। और वैसे भी परवरदिगार जो किसी का सौभाग्य लिखते हैं वो अच्छा ही लेखक है, वो अच्छा ही लिखे होंगे। हम लोग कर कैसे रहे इस पर डिपेंड करता है। ये बड़ी अच्छी बात बोला कि आपका ये जो हैबिट होता है, ये क्या होता है, कच्चा माल की तरह होता है, जो डीएनए से आता है ना। कि जिस पर मानव व्यक्तित्व की इमारत का निर्माण होता है, और इसी से क्या होता है, इंसान अपने व्यक्तित्व का एक निर्माण कर पाता है। ये रॉ मटेरियल है अपॉन विच द बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। मानव अपनी पर्सनालिटी का निर्माण यही से कर पाता है और धीरे धीरे जीवन में क्या करता है, आगे बढ़ता है। ये समझ में आ गया कि आपको किसी भी व्यक्ति में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो हेरिडिटी होता है सर। हेरिडिटी एक मेन उसका बेस बनाता है, जैसा रहेगा रूट वैसा ही मिलेगा फ्रूट। ये जड़ है, ये क्या है, रॉ मटेरियल्स होता है, और रॉ मटेरियल्स जैसा रहेगा वैसा होगा। लेकिन बदलाव आप कर सकते हो, है ना, बेहतर कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी न कहीं लक्षण आ जाता है। एक बार झांसी की रानी का एक घोड़ा जो है ना, वो एक नाली देखकर रुक गया था। झांसी की रानी का एक घोड़ा जो है एक नाली देखकर रुक गया। वो तो फिर आगे चले गए, लेकिन वापस जब आए युद्ध करके तो अपनी राज दरबारियों से बोले कि इस घोड़े को निकाल दो और इसके नस्ल को भी निकाल दो राज दरबार से बाहर। तो राज दरबारी पूछा कि मोहतरमा माफ करिएगा कि आप केवल ये घोड़ा धोखा दिया है तो बाकी सभी घोड़े क्यों निकालते हैं। तो झांसी की रानी ने बड़ी अच्छी जवाब दिए कि आज ये घोड़ा धोखा दिया, कल इसका नस्ल धोखा देगा। ये डीएनए का प्रभाव होता है, और वही बात है, ये जो जीन का प्रभाव होता है, यानी कि उसकी अनुवांशिकता में कहीं ना कहीं वो लक्षण आ जाएगा, और आज न तो कल आएगा, लेकिन आएगा, जरूर आएगा। यही कारण पूरे सभी उनके नस्ल के घोड़े को बाहर निकाल दो। बड़ी अच्छी स्टोरी है जो आपको काम आएगा यहाँ पे। ये जो रॉ मटेरियल्स होता है कहीं ना कहीं काम करता है, कहीं ना कहीं भय, या कहीं ना कहीं क्रोध, कहीं ना कहीं ईर्ष्या, बैर, घृणा, परोपकारिता, ये सब क्या होता है, एक हम लोग को डीएनए से आता है, जीन से आता है। इस सबसे लेकर कई बार क्वेश्चन पूछता भी आपके एग्जाम में, है ना। चलिए जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। चलिए अच्छा लगता है आप लोग को, बहुत अच्छा से बेहतर से पढ़िए। और ये देखिए बैच है सीटेट का, आप में से कोई फ्रेंड्स होगा, कोई रिलेटिव्स होंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, कॉलेज में बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, उन तक ये जरूर बताइएगा कि सर की क्लास आ गया सीटेट का, और वहाँ पेपर 1 पेपर 2 दोनों का पेपर में देखिए अभी ओनली 399 फी है। अगर डबल दोनों पेपर करते हैं, आप ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, डीएलएड भी कर रहे हैं, तो 699 में दोनों पेपर कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है, लाइव क्लास है, डेली नोट्स है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डाउट सपोर्ट रिवीजन क्लास है ना। तो ये जो आपको नंबर दिया गया है हेल्पलाइन नंबर, वो दे दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, कह दीजिए बात कर ले, या आपको आपका हेल्पलाइन नंबर से बात कर ले, या तो गूगल पे सर्च कर ले, वहां भी हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, और यूट्यूब पर भी वीडियोज आपको देख लेंगे। ओके चलिए, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं अगले टॉपिक में। इसके बाद हम लोग पढ़ना है कि जीन जो होता है वो डीएनए, ये क्या होता है सर। जीन और डीएनए इसका प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे इमेज दिया गया है, ये सेल है इंसान के बॉडी का, ये जीन है डीएनए का, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे एक्स वाई ये क्या होता है, ये दोनों अलग अलग माता पिता दोनों के अलग अलग गुणसूत्रों से ये बन के जैसे तैयार होते हैं। ये डीएनए, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव, कुछ ना कुछ बातें आपके भाई से मिलता होगा, बहन से मिलता होगा, ये कहीं ना कहीं मिलता है ना। इसको ध्यान रखेगा अच्छे से। आइए, तो अभी पिछले क्लास में हम ये बताए हुए थे, फिर आ गया द रोल ऑफ 23 पेयर्स ऑफ कलाकी, आगे क्रोमोसोम्स। ये टोटल जो होता है आपका गुणसूत्रों का 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा में 22 जोड़ा जो होता है केवल शारीरिक संरचना तैयार करता है,
लक्षणें तैयार करता है, और एक जोड़ा केवल जेंडर डिनोट करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, वो 23वां जोड़ा पता चलता है। 22 जोड़ा से नहीं पता चलता। 22 जोड़ा से केवल इंसानों में क्या होता है, उसका लक्षण आता है, उसका शारीरिक संरचना बनता है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ट्रेड्स लाइक आई कलर, बोन स्ट्रक्चर एंड सर्टेन मेंटल कैपेसिटी इनहेरिटेड इफ बोथ द पेरेंट्स आर एक्सेप्शनली टॉल, कि मसल जो होता है उसका काफी ज्यादा मजबूत होगा। ये सब कहाँ से आता है? ये सब माता पिता से आते हैं गुण, है ना। तो गुणसूत्रों के 23 जोड़े जो की भूमिकाएं, आंखों के रंग, हड्डियां, संरचना, कुछ मानसिक क्षमताएं, कुछ क्षमताएं, सब नहीं, लक्षण विरासत में मिलते हैं। ये सब क्या होता है, आपको विरासत मिल जाता है, लेकिन आप अपने दम पर अपना सफलता पाते हैं। तो ये कभी नहीं होता है कि आपको विरासत में मिल गया ये सब चीज, इसी से सफल हो जाएंगे जीवन में, नहीं। कहते हैं ना कि अगर आपको धन मिल जाए विरासत में, तो ध्यान रखें, पहचान अपने दम पर बनाना पड़ता है, उस धन से पहचान नहीं बन पाता है ना, विरासत वाली चीज से नहीं होता है। माता पिता दोनों असाधारण रूप से लंबे या संगीत में प्रतिभाशाली हो, ये सांख्यिकी रूप से उच्च संभावना बनता है क्या बच्चा में सटीक आनुवंशिक प्रवृत्ति का विरासत में प्राप्त कर लेगा। ये हो जाएगा कि अगर मम्मी पापा दोनों अगर संगीत में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, गाना गाते हो, गुनगुनाते हो, तो बच्चा में ऐसा आ सकता है गुण, है कि दोनों में ऐसे गुण पाए जाते हैं। ये एक प्रकार की ये क्या उच्च संभावना है। ऐसे घुमा प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में, सीटेट में, पर ऐसी हकीकत कमाल है, ये घुमा घुमा के प्रश्न पूछना। वो ऐसे पूछेगा कि गीता की मम्मी बहुत ही संगीत में रुचि रखती है, और गीता के पापा भी कभी कभी गुनगुनाते रहते हैं गीतों को, तो क्या गीता में संगीत की रुचि या संगीत की कला डीएनए के द्वारा कितनी प्रतिशत आ सकती है? अब यह कैसे हो सकती है, इसे घुमा के प्रश्न पूछ देगा। हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ऐसे घुमा के प्रश्न पूछेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब मम्मी पापा दोनों में अगर वो गुण होता है, तो वो बच्चा में आने का संभावना ज्यादा है। ये नहीं कह सकते आ ही सकता है, संभावना ज्यादा है, मतलब पॉसिबिलिटी रेट इंक्रीजिंग है। ओके, समझ में आ गया? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएं तो ये कहीं दिक्कत किसी बच्चे को नहीं ना दिक्कत। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी काउज ऑफ इन्वायरमेंट। अब हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट का। भाई डीएनए तो हम लोग देख लिए कि जीन से क्या क्या चेंजिंग आता है, अब वातावरण का कितना आगे, जैसे वुडवर्थ के आपने बारे में पढ़ा होगा, साइकोलॉजिस्ट वुडवर्थ, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने क्या बताया था कि इंसान में जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडेटरी इनटू इन्वायरमेंट होता है। यानी कि आप में विकास तभी होगा जब आपका अनुमानसिकता और साथ ही में वातावरण, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट रखता है वातावरण। यानी अच्छे शिक्षकों के संपर्क में रहेंगे, अच्छे अपने पीर असेसमेंट करेंगे, अपने सहपाठी के संपर्क में रहेंगे, अच्छे लोगों के गाइड लेंगे, तब ना जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप पता चला कि वैसे टीचर के साथ रह रहे हैं जो आपके हित में कोई काम ही नहीं कर रहा, जो आपके उन्नति के लिए कुछ कुछ नई फंक्शन कोई आप बना ही नहीं रहा हो, या आपके डाउट को सॉल्व कर ही नहीं रहा हो, आपकी समस्या को अपनी समस्या की तरह ले ही नहीं रहा हो, तो आप वो कितना बेहतर कर रही हो पाएंगे, नहीं ना हो पाएंगे। इसलिए आपको इन्वायरमेंट बहुत डिपेंड करता है आपके सक्सेस, है ना। ये मत सोचिएगा कि हमारी मम्मी पापा किसान है ना तो हम बेहतर अफसर नहीं बन सकते हैं, नहीं नहीं, आप बन सकते हैं, केवल आपके वहां से गुण आते हैं। बाकी जीवन के जो तमाम तरह के जो विशेषताएं होते हैं वो इन्वायरमेंट से होते हैं। और इन्वायरमेंट मतलब अपना वातावरण की बात करेंगे, जहाँ पे आप स्कूल है, समाज है, दोस्त हैं, रिश्ते हैं, पड़ोस हैं, सबको लेके चलना है। ओके, चलिए बाबू याद शुरू करते हैं आगे। तो प्राइमरी काउजेज, इस ये भी एक कारण हो सकता है क्या सर, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तभी ना आप आगे बढ़ोगे, है ना। तो करेंगे सराउंडिंग फैक्टर्स इंक्लूडिंग होम, स्कूल, सोसाइटी, क्लाइमेट, ये सब मायने रखता है। जैसे आप चाइना के लोगों से मिलोगे, इंडिया के लोगों से मिलोगे, तो क्या लग रहा है दोनों का सोच एक जैसा होगा? नहीं सर, अलग होगा, क्योंकि वहां का क्या है, सब कुछ अलग है, क्लाइमेट अलग है, ये अलग है, वो अलग है। इससे क्या होता है कि बच्चों पे ऐसा प्रभाव पड़ता है 100%। लैंग्वेज पेपर में हिंदी रहता है, हाँ सर हिंदी रहता है। चलिए क्या पूछना चाहते हैं संजना सम्राट जी? पापा कुछ और में रुचि होगा, हाँ। माँ अगर संगीत में और पापा जो है कुछ और करते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि बच्चों में संगीत का गुण आ जाएगा, है ना। हल्का लेट हो गया सर, कोई बात नहीं बाबू, लेकिन दोनों में अगर होगा तब संभावना बनता है, ठीक ना। चलिए ठीक है कि आगे बच्चों में कैसा ये उसका प्रवृत्ति होता है, उसका नेचर कैसा होता है, ये सब डिपेंड करता है। आगे डिटरमाइंस हाउ द हेरिडिटी इज एक्सप्रेस।
आप अनुवांशिकता को कैसे प्रकट कर पा रहे हो, इसको ध्यान रखना है कि आपके पास में क्या आता है, आपके होम में, घर में, स्कूल में, समाज में, वातावरण में, इस सब में तरह का बदलाव आपके अनुवांशिकता पड़ता है। ये जो जेनेटिक्स होता है, द बेस्ट जेनेटिक्स, बट द विदाउट गुड सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये सब क्या होता है, इन्वायरमेंट का मुख्य तत्व होते हैं। तो घर, स्कूल, समाज, जलवायु सहित आसपास के कारक जो होता है वो क्या करता है, निर्धारित करता है कि वंशानुक्रम कैसे प्रकट हो, है ना। एक तरह के बीज में बेहतरीन अनुवांशिक हो सकती है, लेकिन अच्छी मिट्टी, पानी, धूप अगर ये सब के बिना ना हो तो फलदायक पेड़ नहीं बनेगा। अर्थात अगर आपका डीएनए अच्छा है, आप अच्छे परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी मम्मी पापा, आपकी दादा दादी, नाना नानी तो अच्छी सोच के इंसान है, लेकिन आपको अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, आप जीवन में सफल नहीं कर पाते हो। होता है ना कि अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे समाज में दोस्त मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, तो आप सफल होंगे। मतलब बीज अगर अच्छा है, कठिन आ रहा, अच्छा मिट्टी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, जलवायु नहीं मिला, तो बीज नहीं अच्छे पौधे बन सकते हैं। इसमें दोष बीज का नहीं है, इसमें दोष इन्वायरमेंट का है। इसलिए आपका ये भी ध्यान रखिए कि आप बच्चे कैसे हैं और समाज में कैसे आप। सर क्लास तो रिवीजन हो रहा, अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा था। क्लास हम अगला करा रहे हैं, आपको रिवीजन दिख रहा है। मेरा पिछला वाला टॉपिक आ गया था, रिवीजन हो रहा है। हे भगवान, मतलब तनी की पेशेंस नहीं रखना चाहते। क्या नाम है जी? गुलेसा प्रवीण जी। मेरा पिछला मैटर आ गया तो रिवीजन हो गया, अच्छा बात है, तो बढ़िया बात है ना। पिछली वाली बातें आ गया है, रिवीजन नहीं हो रहा। आई माइक्रो इन्वायरमेंट, ये माइक्रो क्या है सर? माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा सा कौशल। तो सबसे पहला वातावरण कौन होता है जी? परिवार, ये माहौल, पड़ोस, ये सब कैसा। अब परिवार में पता चलेगा डेली मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा है, दादी दादा में झगड़ा हो रहा, चाचा चाची में झगड़ा हो रहा, तो परिवार में बच्चा कितना विकास करेगा, आप सोच सकते हैं। जहां एकता है वहीं प्यार है, वहीं प्यार है वहीं प्रेम का ही स्वरूप क्या होता है, इंसान में समझदारी, बुद्धि, पेशेंस, ये सब क्या होता है, वहीं से तो खिलता है। अब यहाँ पता चलता है बच्चा तनुक मिजाजी है, 2 क्लास करेगा, तीसरा क्लास में डिसाइड कर लेगा कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमको नौकरी नहीं होगा, मेरा लक खराब है, ये सब दिमाग में उसमें चलेगा, निगेटिव चीज सब। लेकिन नहीं, वो पेशेंस रखे लॉन्ग टाइम तक और फिर आगे बढ़े। तो माइक्रो इन्वायरमेंट फैमिली क्या होता है, पारिवारिक और घरेलू वातावरण कैसा होना चाहिए, पालन पोषण की शैलियां, परिवार की आर्थिक स्थिति और करे घर का भावनात्मक माहौल। ये माहौल बहुत बड़ा मायने रखता है बाबू। अगर ये माहौल खराब है परिवार का, माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए, तो बच्चों पर इसका बहुत ही बुरा और कह सकते हैं कि प्रभावी एक असर करता है। अपमानजनक या गरीबी, यानी कि अगर हम बात करें गरीब घरों के बच्चे के, अक्सर गंभीर सीखने और भावनात्मक कमियों की प्रदर्शन करते हैं। अगर बच्चा गरीब परिवार का है, उसमें देखिएगा ज्यादातर क्या होता है, हिजिटेशन होता है, वो बेहतर बोल नहीं सकता है, कहीं बेहतर खड़ा नहीं होना चाहता। अगर 2 अफसर लोग आ गए, आगे 10 अफसर लोग आ गए, तो उनके साथ कुछ बोलने में हिचकता है वो, और खास करके उनको भावनात्मक रूप से काफी गंभीर हो जाता है वो, है ना। अगर कुछ कहिए तो बहुत मासूम जैसा, मतलब नॉर्मल जैसा, कुछ लोगों में ऐसा, सब लोग में नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर अक्सर मतलब क्या होता है, एवरेज। आप कहेंगे सर मेरे बगल में तो गरीब है, बड़ी चंचल है वो, मुंह फटा आदमी है, कुछ बोल देता है। अरे हम सबका नहीं कहते हैं, अब सब लोग अलग अलग टाइप का होता है, ज्यादातर लोग ऐसा होता है कि नहीं होता। अब आप घर, ये आपके यहाँ कोई गरीब मजदूर आए हुए हैं, तो गौर करिए वो किनारे में कहीं खड़ा है, अब बोलेगा ये बैठ जाइए, सोफा पे बैठ जाएगा, वो नहीं बैठेंगे, कहेंगे मालिक हम नहीं बैठेंगे, आप बैठिए, कोई बात नहीं। अब कहेगा बगल में खाना खाओ, कहेगा नहीं हम दूर खा लेते हैं वहां पर। देख रहा है उनमें क्या हिजिटेशन बहुत है, हिजिटेशन है, सहम है, लज्जा है, निर्धनता का, ये सब क्या होता है, एक मतलब कहीं तो ड्रॉबैक्स होता है, जिसे खामियां है, जो उसमें क्या होता है, कमियों की तरह उसमें झलकता है। इसके विपरीत एक सहायक संसाधन संपन्न घर के बच्चे क्या होता है, संज्ञानात्मक शब्दावली विकास में काफी तेज भगता है। आजकल क्या होता है, फैसिलिटी ही बहुत बड़ा चीज है। शहर के बच्चे को फैसिलिटी मिलता है वो आगे बढ़ रहा, गांव के बच्चे को फैसिलिटी नहीं मिलता वो नहीं बढ़ पाता। लेकिन आज ऑनलाइन के जमाना में क्या होता है, दूर गांव गांव टोले टोले तक पहुंच जाते हैं। अब गौर करिए, आप जिस गांव में पढ़ रहे होंगे, कहाँ दूर किनारे में हम वहां तक पहुंच गए, मतलब पटना जैसे शहर से आपको हम गांव तक पहुंच गए, बस ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन फिर भी आप अगर मेहनत नहीं करते हो तो सौभाग्य सोचो क्या सोचता होगा आपका, कितना मौका दिया आपको आगे बढ़ने का, लेकिन फिर भी आपने आगे नहीं बढ़ा, है ना। इसमें पूरा कसूर आपका है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको मेहनत करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, है ना। आइए
अगले बात है फिर कि मैसो इन्वायरमेंट। ये माइक्रो और मैसो क्या है? इसमें क्या होता है, आपको घर परिवार जो अल्प था, अल्प मतलब क्या हुआ, तनी सा, माइक्रो मतलब छोटा सा, नन्ना सा, नन्ना मुन्ना सा, हल्का, मतलब परिवार भर की बात करेंगे, परिवार पड़ोस भर के। अब करेंगे समाज, तो परिवार से बड़ा समाज होता है कि छोटा? बोलिए, इन्हीं का दीजिएगा छोटा। पता चलेगा भोरे भोरे आपको नींद अभी आयल है। हाँ, जाके नहा लीजिए अच्छा से। परिवार से क्या होता है, समाज बड़ा होता है। तो माइक्रो था, ये क्या है यहाँ पे, ये है यहाँ पे आपका मेसो, ये बड़ा स्तर का है। यानी कि हम बात करें स्कूल में, स्कूल में नाना प्रकार के बच्चे होंगे, अलग अलग जाति, अलग अलग मजहब, अलग अलग संस्कार, अलग अलग सोच, अलग अलग फिजिकल एबिलिटी, संवेगात्मक तरीका, मानसिक सब अलग अलग होगा कि नहीं होगा? इससे क्या होगा, आपको और सोचने की वृद्धि होता है। इसलिए कॉलेज जाना चाहिए और बाकी सब बच्चों से मिलना भी चाहिए। इन्हें कॉलेज जाएंगे ईगो में एकदम बैठल रहेगा, अकेला होकर कहीं आगे किनारे में या तो पीछे कहीं दबक करके, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बच्चों के बीच जाना चाहिए, उससे बातें करना चाहिए, ताकि क्या होता है, सबका साथ सबका विकास। नाना प्रकार के बच्चे होते हैं, आप भांति भांति प्रकार के बच्चों से मिलेंगे, नए नए गुण से आप अभिरुप हो पाएंगे, ठीक ना। समाज में अगर जो इंसान रहा ही नहीं, एक आदमी गया समझे शांति खोजने के लिए, कहा, हिमालय की तराई में, वहां पे वो 9 साल तक तपस्या किया शांति के लिए, और बहुत शांत हो गया वो, इतना शांत हो गया कि कुछ नहीं बोलता था, कहीं का हलचल भी नहीं करता था, 9 साल तपस्या करने के बाद फिर आया वो समाज में। जैसे वो आया, एंट्री लिया, वैसे ही एक आदमी उसके बगल में आया और उसको शरीर में टक्कर मार दिया, टक्कर मार दिया, और कहता क्या है, टक्कर मारने वाला है अंधा है क्या रे, दिखता नहीं है तुमको, मारेंगे तो भी कि मुंह घुमा देंगे। वो आदमी को बोला जो तपस्या करके आया था 9 साल का, वो आदमी का तपस्या 9 मिनटों नहीं चला, कहता है हमें गलती था कि तुम्हारा गलती है, तो मुंह घुमा देगा हमको, बताए तुमको भी हम क्या करेंगे, ले। मतलब वो तपस्या जो आपने एकांत में किया था 9 साल में, वो 9 महीना तपस्या अगर आप समाज में किए होते तो बहुत कुछ सीखने को मिलता। अपने एकांत में रहकर क्या करेंगे, जब कोई दुनिया में ही ना रहे तो वहां राजा क्या और प्रजा क्या, भिखारी क्या और धनवान क्या। जब कोई अभी आप अब खूब अच्छा सिंगार पटार कर लेते हैं, घर में बैठ जाइएगा नहीं ना, दो लोग को दिखाइएगा, देखो कितना अच्छा कपड़ा पहने, कितना अच्छा मेकअप किए। जब दो लोग देखेगा तो आपको खूब खुशी आता है अंदर से, देखो आज हम गए। ऐसा कभी हुआ है कि आप अच्छे से तैयार होकर घर में बैठ गए हो? नहीं ना होता। घर में बैठी हो जाएगा, आजकल का बच्चा सेल्फी लेकर रील बनाएगा घर में बैठ करके, एक आप एक सब। तो आप वो हिमालय की तराई में जाकर तपस्या करने कोई फायदा नहीं हुआ, 9 मिनट नहीं चला समाज में तुम्हारा तपस्या। इसलिए अगर तुम समाज में रह करके 9 घंटा तपस्या करता तो कहीं बेनिफिट करता। तो आप कहीं भी जाते हैं, कॉलेज में, समाज में, तो लोगों से मिलिए, समूह में रहिए, ताकि आगे आपका जीवन कहाँ रहने वाला है, समूह में बीतने वाला है, ना कि अकेला। शिक्षक की गुणवत्ता ये देखिए, स्कूल की बुनियादी ढांचा ये देखिए, साथियों का दबाव, अंतःक्रिया ये देखिए, उत्साहजनक शिक्षकों के एक साथ का सकारात्मक स्कूल का माहौल बनता है। अगर भाई टीचर अच्छा होगा, टीचर एनर्जेटिक होगा, होपफुल होगा, आशावादी होगा, तो क्या होगा, बच्चा भी आशावादी होगा ना। अब खुद रहेगा निराशावादी, एकदम मसुएल जैसा, भोरे भोरे आ रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, बच्चा कहेगा ये तो मास्टर सुबह उठ उठाया, अभी उबासी ले रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, एनर्जेटिक फील करेगा, वो तो और उबासी लेगा, सर छुट्टी करना दीजिए, नींद आ रहा है। ये करिएगा, ऐसे ही समाज आगे बढ़ेगा। अब खुद एनर्जेटिक हो, ये बोल्ड बोलिए एकदम, थिंक पॉजिटिवली यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक ना, थिंक निगेटिवली यू विल गेट निगेटिव रिजल्ट। दमदार बन के रहिएगा, एकदम माहौल बनाइए वैसा कि बच्चे को लगे कि हाँ, ऐसा टीचर से मिले जो काफी एनर्जेटिक रहते हैं, एकदम टू द पॉइंट, अपनी पॉइंट पर बात करते हैं, बेहतर पढ़ाते हैं, बेहतर सामाजिक बात सिखाते हैं, बेहतर संबंध वाली बात सिखाते हैं, बेहतर माहौल क्रिएट करते हैं। ऐसे टीचर से मिलना चाहिए और बनना चाहिए आपको भी। खराब घरेलू माहौल का नकारात्मक प्रभाव, वही बात जो हम बोले, वो दूर कर सकता है। साथी समूह एक तरह के किशोर के दृष्टिकोण, अध्ययन की प्रेरणा और व्यवहार संबंधी विकल्पों की भारी तरह के रूप में प्रभावित करता है। भारी रूप में क्या होता है, मतलब आप एक बहुत बेहतर छाप छोड़ सकते हैं। आपको बनना भी चाहिए वैसा कि आपको पीर ग्रुप हैविली इन्फ्लुएंस, कि आपका संगत से गुण जाता है, संगत से गुण आता है, वाला कहावत सुने थे ना। तो पीर ग्रुप जो होता है वो हैविली इन्फ्लुएंस करेगा, आप पर दबाव डालेगा। आपके संगत में 3-4 गो लड़का है, अब एगो रूम में 4 बच्चा है, सुनिए, 3 गो चला रहा है मोबाइल, एगो पढ़ रहा, तो तीनों क्या बोलेगा पता है, ये पागल है। कर दे ना, 3 गो मोबाइल चला रहा है, एगो पढ़ रहा, तो क्या बोलेगा, तीनों ये पागल है। अगर 3 गो पढ़ रहा, एगो मोबाइल चला रहा, तो ये तीनों क्या बोलेगा उसको, पागल है। पागल कोई नहीं है, ये आपका पीर समूह है।
समूह कैसा कह रहा है वो बताए। 3 को मोबाइल चला रहा था पढ़ने वाला पागल, 3 को पढ़ रहा था मोबाइल चलाने वाला पागल, ये कैसा हो रहा है? ठीक ना? चलिए आओ, ये कह रहा है कि मैक्रो इन्वायरमेंट कल्चर, अब हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मैक्रो लेवल में आ रहा है। अब कहां से सीखेंगे सर? सांस्कृतिक और वातावरण से। ये सांस्कृतिक क्या होता है सर? कल्चर, हम लोग के अपना संस्कृति, जो अपना धर्म, मजहब, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, राम जी के चरित्र की गुणगान दिखते हैं उसमें, कि भाई वो कितने ऐसे चरित्रवान दुनिया में आए लेकिन रामचंद्र जी की तरह ना हो। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ, इसलिए हम लोग उनके क्या होते हैं? गुणगान गाते हैं उनके चरित्रों के लिए। ऐसे जिन्हें कल पूरे राज्य मिलने वाला था, अचानक से उनको एक घर का कोना भी नहीं मिला वनवास में, और हंसते हंसते स्वीकार कर लिए। सोचिए कल होकर पूरे राज्य मिलने वाला जिसको हो, रात में ये हो प्लानिंग, कल होकर पूरे राज्य आपको मिलेगा और सुबह आपको घर का एक कोना भी हिस्सा ना मिले, और आप एक बार स्वीकार कर ले कि हाँ हम ठीक। सोचिए कितना ज्यादा चरित्रवान, मूल्यवान, गुणवान, तब तो व्याख्या करते हैं। तो हम लोग अपनों को संस्कृति से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, इसका क्या राज बता दें? इसका राज क्या है पता है? हाँ, इसका राज है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ करके पढ़ते हैं, अर्थात आप पढ़ेंगे तभी हम एनर्जेटिक रहेंगे। जो संगीतकार होता है, जो नृत्य वादक होता है, जो आगे डांसर होगा, म्यूजिशियन होगा, टीचर्स होगा, डॉक्टर्स होगा, वकील होगा, ड्राइवर होगा, जिसके कला का प्रदर्शन करता है समाज में, गुण सिखा देते हैं, सीख लीजिए। जो समाज में कला का प्रदर्शन करता है, वह इंसान के सामने वाला जब एनर्जेटिक हो, जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, तो वह खुद एनर्जेटिक फील करता है। अर्थात अगर श्रवण सुनने वाला, संगीत सुनने वाला अगर भीड़ लगल है खूब ज्यादा, तो गौर करिएगा माइक पर जो गाता है संगीतकार, गीत बड़ी एनर्जेटिक में आता है। लेकिन पता चला कि हम गीत गा रहे हैं, सामने सुनने वाला 2 बच्चा बैठा है, तो चाह कर भी हिम्मत बनेगा नहीं ना बनेगा। तो आप लोग जाते हैं इसलिए हम लोग को एनर्जेटिक होते हैं, ठीक ना? अच्छा लगा जवाब? इसलिए जब आगे जब खूब पेशेंट देखता है ना, डॉक्टर खुश हो जाता है, चलो आज तो पेशेंट खूब भरल है एकदम, तो अच्छे से एकदम ट्रीट करेगा आपके साथ में। अब वही देखेगा पूरा हॉस्पिटल में 2 पेशेंट है, जरा खुद मायूस हो जाएगा। अब जब वो करेगा तो क्या हाल है? ठीक है, कैसा ना, अच्छा है, देखना है एकदम, मतलब लग रहा है कि जैसे पढ़ रहा हो आदमी। यही चीज होता है, आप लोग है ना इसलिए हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ओके, आइए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बन लीजिएगा सर्वे सर्वा। सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक विश्वास, सामाजिक मानदंड और तरह के जो व्यक्तिगत आकार देते हैं एक संस्कृति, जो शैक्षणिक सफलता का अतिरिक्त महत्व देती है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी करती है, छात्रों के निर्माण करेगी, ये बेहतर काम होगा समाज में। लिंग, भूमिका, अनुशासन, ये सबको बहुत बड़ा चीज होता है सफलता के लिए, सफल व्यवहार के लिए, सब कुछ बहुत चीज है कि समाज में कैसे आप रहते हैं, आपके समाज में कितना मूल्य है, आपके समाज में कैसा मानदंड है, आपके परिवार का क्या मूलदंड है, आपके समाज में कैसे लिंग की भूमिकाएं हैं। अगर आपके परिवार में, समाज में महिलाओं को इज्जत दिया जाता है तो 100% आप भी वैसे होंगे जो महिलाओं को इज्जत देंगे। लेकिन पता चला कि आपके समाज में, आपके परिवार में महिलाओं को कोई कदर नहीं है, तो आप में भी वही चीज आ जाता है। होता कि नहीं होता है? ये सब बहुत बड़ी चीज होता है सर। हम लोग अपना कल्चर सीखते हैं, सभ्यता संस्कृति सीखते हैं। आप सही बोले, चलिए अच्छी बात है, कोई तो है कि कहीं सही बोल रहा है हमको। चलिए थैंक यू। इसके लिए कह रहे कि व्यापक नियम निर्धारित होना चाहिए। कभी आप गौर किए हैं कि जो समाज का नियम दृढ़ होता है, सख्त होता है, वहां गलती करने के लिए आदमी बहुत रेयर केस में करता है और सोचता है। अगर जो देश का नियम सख्त है, जिसे आप देखते हैं आम दिन सुनने को मिलता है कि रेप वाली मामला सुनने को मिलता है, सरकार क्या करता है? इस बातों को संज्ञान में बहुत हल्का में ले लेता है। क्या होता है वो रेप की मामला क्या होता है, और घटता कि बढ़ता है? बढ़ता है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन सरकार अगर दृढ़ हो जाए, सख्त हो जाए, अभी का अभी आप मामला का रफा दफा कर देंगे, तुरंत पकड़ो, उस पर एक्शन लो, अभी का अभी तुरंत 24 घंटा का अंदर। तो सोचिए अगला कोई भी इंसान ऐसा करने से पहले डरेगा ना, 100 बार सोचेगा वो, ये क्या है, इस किसकी दोष है? सरकार का। क्यों? सरकार सोचता है वो भी तो वोट दिया है, ला क्यों कांड कर दिया, गलत है समाज के लिए, लेकिन वो अपना वोट के चक्कर में क्या करता है, ऐसा नियम बना लेता है जहां समाज को दरकिनार कर देता है, समाज को धकेल देता है वो खाइयों में, वो आग के झोंकों में, जहां जलो तुम, डूबो तुम, मरो तुम, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ हमको वोट से मतलब है।
अपना वोट बनाने के चक्कर में तुमको हम दाव पर लगा देते हैं, शतरंज के खेल में खेल जाते हैं। यही है नेतागिरी, यही होता है उसके दबाव में। वरना ऐसा सा नियम बना के रख दो ना कि सामने वाला 100 के 1000 बार सोचे कि हम ऐसा करने से क्या होगा हमेशा। लेकिन क्या होता है, सख्त नियम नहीं बनाते हो लोग, ऐसा गलती करते हैं। वरना कभी किसी का हिम्मत है कि माँ बहन की तरफ गलत नजर से उठा के देख ले, ऐसा बदतर हाल करेंगे कि जीवन में तुम्हारा साथ कुछ तो सोचेगा कैसे किए थे काहे हम। आइए अगले बढ़ो, नेक्स्ट आते हैं बाबू। कह रहा है कि यहाँ पे इंटरेक्स, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होता है सर इंटरेक्शनिज्म प्रिंसिपल। ये आपको बताए थे आपका वुडवर्थ के बारे में। वुडवर्थ कई बार आता है, ध्यान रखिएगा। वुडवर्थ क्या गया, वुडवर्थ ने क्या कहा था कि D इक्वल टू H इंटू ई, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है सर वो क्या होता है, वो आपका हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणात्मक होता है। ये D इक्वल टू H इंटू ई। वुडवर्थ के अनुसार सूत्रों के विकास क्या कहता है, वर्षानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये सभी पूछता है सीटेट में कई बार। उन्हें केवल एक साथ जोड़ा नहीं जाता, वे कि एक दूसरे के प्रभाव को गुणों, एक दूसरे के प्रभाव को गुना होता है। यानी कि एक दूसरे का जोड़ते नहीं है, घटाते नहीं है, भाग नहीं देते हैं, गुना करते हैं, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आप कह रहे कि जिन के योगदान को पर्यावरण से अलग नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक वैसे ही जैसे कि आयत क्षेत्रफल, कह रहे कि जो आयत का क्षेत्रफल करते समय आप लंबाई और चौड़ाई का अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों को लेके चलते हैं। उसी तरह से जो आयत होता है उसकी क्षेत्रफल निकालने की लंबाई और चौड़ाई दोनों करेंगे मल्टीप्लाई। उसी तरह से याद रखेंगे कि डेवलपमेंट जो होता है वो दोनों मल्टीप्लाई होता है, किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो आयत के क्षेत्रफल से आप याद रखिएगा डेवलपमेंट के सूत्र को, क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणात्मक चीज होता है। यू कैन नॉट सेपरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या, किसका, जीन का, अब जो इन्वायरमेंट का, तब जीन का इन्वायरमेंट का सेपरेशन नहीं कर पाओगे, अलग अलग नहीं कर पाओगे, दोनों का गुणात्मक गुणनफल लेके चलोगे, तब क्या होगा, आपको समझ में आएगा क्या, डेवलपमेंट। तो छोटी सी बात है, आप यहाँ फिर कहिएगा रिवीजन हो रहा है सर, बोलिएगा ये आप जरूर, रिवीजन हो रहा था, अच्छी बात है। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट। आगे क्या रहा है, क्या यहाँ पे बच्चों में जो नेचर नर्चर होता है, प्रकृति और पोषण, फिर कहिएगा रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है। तो ये क्या हो रहा है, ये पीछे भी पढ़ाए थे, याद है, नेचर और नर्चर, नेचर कैसा है और नर्चर कैसा है। यानी कि नेचर मिलता है कहां से, डीएनए से। नर्चर कहां से मिलता है सर, पोषण वातावरण से। वातावरण से प्रकृति और पोषण दोनों दो चीज, नेचर जो होता है वातावरण, सॉरी, और नर्चर जो होता है कहां, डीएनए से, उल्टा हम बोलते हैं, ध्यान रखेगा। ये क्या होता है, ध्यान रखेगा, नेचर प्राकृतिक चीज है। अब जो प्राकृतिक चीज है वो कहां से मिलेगा, प्राकृतिक वातावरण से मिलेगा। और जो नर्चर पोषण है वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा आपको हेरिडिटी से, अनुवांशिकता से, है ना। इस बात पर बहस की व्यक्ति की आकार देने में वंशानुक्रम या वातावरण में कौन सा अधिक प्रमुख भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक रूप से कुछ मनोवैज्ञानिक ने केवल अनुवांशिकी के लिए तर्क दिया कि भाई व्यक्ति का जो आकार होता है, आपका जो फिजिकली चीज होता है, आप बड़े हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, ठीक है, ये जो आकार होता है शारीरिक, किस पर डिपेंड करता है, वातावरण पे कि हेरिडिटरी पर। कुछ मनोवैज्ञानिक बोले हेरिडिटी, पूरी तरह से हेरिडिटी पर, गलत जवाब, पूरी तरह से हेरिडिटी पर नहीं, आपको हेरिडिटरी के साथ में इन्वायरमेंट पर पढ़ना। बताइए चाइना के लोगों में देखिए, चाइना के लोगों में देखिए, उसका हाइट, उसका कलर, शेप, ये सब क्या होता है, एक जैसा होता है ना। इंडिया का अलग है। ये क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है सर कि आप किस क्षेत्र से, आप नेपाल में जाइएगा, वहां रह जाइएगा, तो फिर आने वाला जो वंश होगा कैसा होगा, नेपाली जैसा होगा। तो कुछ आपका में रहेगा अंश, कुछ रहेगा वहां क्षेत्रफल का अंश, जगह का अंश, तो बच्चा उसी तरह का पैदा होगा। तो ये केवल कह नहीं सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक है, ये दोनों है। जबकि व्यवहारवादियों केवल पर्यावरण के लिए तर्क दिया, व्यवहारवादी रचनावादी दोनों में देख रहा है, मनोवैज्ञानिक दोनों में संघर्ष चल रहा है। ये कह रहे हैं कि हमेशा चलता अनुवांशिक पर, कह रहे हैं क्या, नहीं, पर्यावरण पर। हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, दोनों पर, है ना। आधुनिक सीडीपी निर्णायक रूप से बताता है कि दोनों समान रूप से आवश्यक और लगातार परस्पर किया था। हम एग्जाम्पल ही बता दिया आपको कि आप चाइना में जाकर रहने लगेंगे तो फिर आपका जो आने वाला वंश होगा क्या होगा, उसमें हल्का सा चाइनीज का भी प्रवृत्ति आ जाएगा और आपको भारतीय वाला भी आ जाएगा, दोनों। आइए
सेकेंडरी काउज क्या है? मैच्योरेशन। वाह, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। परिपक्वता तो आज के समय में बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग होते हैं जो कम उम्र में ही परिपक्व हो जाते हैं। कहते हैं परिपक्वता की परिभाषा पूछनी है तो उस गरीबों से पूछिए जिन्होंने कई रातों बिना खाना का गुजारे हैं। उसमें पूछिए इस परिपक्वता की क्या कमी है और रोटी की क्या भूमिका है। जो कई रात बिना भोजन का गुजारे हो उससे परिपक्वता, गरीब में परिपक्वता जल्दी आ जाता है जी अमीर की तुलना में। अमीर का बाल बच्चा को देखिए, बड़ी बड़ा हो जाएगा फिर भी सूझबूझ नहीं आया है। गरीब का बाल बच्चा को देखिए, छोटा सा रहेगा उसमें सूझबूझ बहुत आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? गरीबी इंसान को क्या करता है? एक समझदारी लाता है। गरीबी इंसान को स्वस्थ बनाता है। ये कैसे सर? अब अमीर को देखिए, ज्यादातर बीमारी क्या होता है? अमीर के टोला में होता है। ऐसा क्या होता है? अमीर भाई ज्यादातर चीज खाते हैं, जो नहीं हो खाने वाला चीज है वो भी खा जाएंगे। होटल में जाएंगे देखेंगे कौन कलर का है? पिंक कलर का है भाई, अच्छा लग रहा है देखने में, चलो भाई एक पीस दे दो। अरे तुम कलर देख के खाते हो? हाँ? तुमको कलर देकर सुई इंजेक्शन लगेगा तुमको हॉस्पिटल में। यही होता है अमीरी का। गरीब के पास इतना पैसे नहीं है कि बड़ा बड़ा होटल में जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, आगे बिना कलर देख करके ऑर्डर करेगा। तो बेचारा का जो खाने वाला चीज है वो भी ऑर्डर नहीं कर पाएगा। उतना जेब कहाँ है, बजट कहाँ है उतना। इसलिए कहते हैं गरीबी स्वास्थ्य का एक बहुत अच्छी क्या है? माध्यम है, स्रोत है, एक लिंक है। गरीब है ठीक है, स्वस्थ है, दाल भात खाते हैं, प्रभु का गुण गाते हैं। दाल भात चोखा देखते हैं स्टूडेंट के लिए सबसे परम चीज होती है। डीवीसी, दाल भात चोखा। आइए अलग उम्र के अलग अलग विकासात्मक कार्य होते हैं। भाई उम्र अलग अलग होता है तो बच्चा में क्या होता है? विकासात्मक अलग अलग होते हैं। आगे परिपक्वता विशिष्ट सीखने की अनुमति देती है। आप 3 साल के बच्चों को बीज गणित नहीं सिखा सकते हैं, तो पीछे ही बताए थे। उनका मस्तिष्क जैविक रूप से पर्याप्त परिपक्व, जैसे बच्चों का उम्र बढ़ती है उनकी सोच और शारीरिक क्षमताएं क्या करता है? अंतर्निहित अंतर स्पष्ट कर लेती है। क्या आप अगर 3 साल का बच्चा है जो 10वीं का बीज गणित सिखा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। हम लोग भी गरीब हैं, हम लोग काहे यूज कर रहे हैं खुशबू कुमार? मैंने सांत्वना ले रहे हैं अपने ना जी। एक बात गौर करिएगा खुशबू, कि जब भी हम लोग शब्द लेते हैं ना तो माइंड एक कंफर्ट जोन में चल जाता है। हम लोग गरीब है मतलब अपने आप को सांत्वना दे रहा है कि हम भी यहाँ बगल वाला है। बगल वाला कहेगा ना हम नहीं है, तब क्या करिएगा? दिमाग देख रहा है। मैंने ऐसा से बात बोलेंगे। अब बच्चा पूछता, गार्जियन पूछेगा बच्चा से, पास किया? मुखिया जी के बेटी फेल कर गया है, मेरा 3 गो दोस्त था दोनों फेल कर गया तीनों। सांत्वना दे रहा गार्जियन को। अब तब क्या कहेगा? हम भी फेल कर गए। ऐसी बात नहीं है। कोई गरीब इंसान आगे आर्थिक रूप से क्यों ना हो, मन का अमीर बनिए, मन का अमीर बनिए और कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना रखिए कि बेहतर करेंगे जीवन में, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए। गरीब कोई नहीं है दुनिया में, गरीब आप हैं, ये आपकी गलती नहीं है। गरीब ही परिवार रह जाए इसमें सारी गलती आपकी। आई सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी का हो जाए हेल्थ, बड़ी बड़ा चीज है। तो मैच्योरिटी लाइए, समझदारी लाइए और स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना करके। सफलता का सबसे बड़ी चीज होती है स्वास्थ्य। आप सफल हो जाएंगे, एक समय आएगा आपके पास में सब कुछ रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाएगा, कुछ रहते हुए भी कुछ काम नहीं आएगा। होता कि नहीं है? जब सफल हो जाएंगे सब कुछ आपके पास आ जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो सब कुछ रहते हुए कुछ काम नहीं आएगा। पता चला कि हॉस्पिटल का चक्कर आप काट रहे हो, घर में धन दौलत का कोई कमी नहीं है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर ऐसो आराम सब है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं आ रहा। यही होता है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की भूमिका अभी क्या जानो? हा? स्वास्थ्य की भूमिका तो आगे मिलेगा, पता चलेगा बाबू। आइए, शारीरिक स्वास्थ्य और संतुलित आहार संज्ञानात्मक विकास और ध्यान को की अवधि को क्या करेगा? प्रभावित करता है। कि भाई शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। एनर्जेटिक आदमी वही रहता है जो हेल्दी रहेगा, वही आदमी रहेगा जो संतुलित आहार लेगा, दिमाग से भी फिट और बॉडी से भी हिट। आइए, लगातार करके कुपोषण के पीड़ित बच्चे मस्तिष्क का विकास क्या करते हैं? रुक जाता है। उसमें कक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लिए ऊर्जा की कमी होता है। अगर बच्चा जो है कुपोषण का शिकार, इसलिए ना देखते हैं कि सरकार क्या करता है, तरह तरह के आरक्षण देते हैं ताकि क्या होता है उन लोग को ज्यादा बेनिफिट मिले। कि भाई वो कम दिमाग लगा पाता है, कुपोषण का शिकार है, तो उसको कम नंबर पर नौकरी दे दिया जाए, ठीक ना। आप लोग कहते हैं कि नहीं सर ऐसे काहे होता है, मेरे साथ भेदभाव होता है। कोई भेदभाव नहीं होता, आपने मान लिया है, ठान लिया है। आइए, मध्याह्न भोजन मिड डे मील जो होता है योजनाएं में सीधे तौर पर शैक्षिक परिणामों में क्या होता है? सुधार से जुड़ी होती है। कि भाई उसको अच्छा से खान पान देंगे, अच्छा से
न्यूट्रिएशन मिलेगा शरीर में, तब ना बच्चा विकास करेगा। मेजरमेंट करना है आपको। क्या मेजरमेंट करना है सर? मेजरमेंट करना इंटेलिजेंस को, कि बुद्धि, जो इंसान में बुद्धि होती है मानसिक, उसका कैसे आपका आयु के साथ रिलेशन होता है। चलिए जानिए। यूजिंग करेगी बाइनेट करेगी सीमोन, और करेगा यहाँ पे बाइनेट सीमन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, और किसको? वेस्लर के हिसाब से। वेस्लर करेगी, वेस्लर क्या है? वेस्लर स्केल नाम से एक साइकोलॉजिस्ट थे। ये क्या करते थे? मेंटल एज वर्सेस क्रोनोलॉजिकल एज, ये दोनों निकालते थे। मेंटल एज यानी कि आपका दिमागी करके, और आपका आयु, मानसिक आयु, और करते कालानुक्रमिक आयु, मतलब आप जैसे दिमाग से कितना तेज हो और शरीर से कितना हो। जैसे आप बर्थडे मनाते हैं, किसका मनाते हैं? दिमाग का तेज का, दिमाग के आयु का, आगे शरीर के आयु का। बोलिए बोलिए, बर्थडे किसका मनाते हैं जी? बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जी सर, किसका? शारीरिक आयु का कि दिमाग की आयु का? फिजिकली आयु का मनाते हैं हम लोग बर्थडे, जिस दिन जन्म लिए थे उस दिन से। लेकिन नहीं, आज से आप बर्थडे मनाएं किसका? मेंटली एज का, कि आप में कितना बुद्धि आ रहा है, कितना समझदारी बढ़ा। आप गौर करिए तो आप पिछले साल यानी कि 2025 में, क्या इसी साल इस महीने में उतना ही समझदार थे जितना अभी आप हैं? नहीं ना, बहुत समझदारी बढ़ा है, उम्र के साथ बहुत समझदारी बढ़ रहा है। ये एक उम्र के साथ बढ़ने वाला जो होता है, तो दिमाग का मनाते हैं। देख रहे हैं, खाली उल्टा उल्टा बात बोलते हैं, यानी कि बदलाव करना चाहते हैं, अरे दिमाग का बनाते हैं। अरे भैया, फिजिकली मनाते हैं हम लोग अपना बर्थडे, अब जन्म कब लिए थे उसके हिसाब से। आप कितना बुद्धि लेते हो नहीं, लेकिन आप पढ़ना कब शुरू किए थे? 4 साल में, उसके हिसाब से आप किस साल का हो गए? 12 साल का। और शरीर के हिसाब से 17 साल का। कौन क्लास में है? 12th में। किस साल उम्र हुआ आपका? मानसिक 12, शारीरिक 17। समझ में आया? जी सर। तो क्या होता है? ये क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज दोनों के बारे में बताए थे, कि मानसिक आयु बनाम कालानुक्रमिक, कालानुक्रमिक आयु मतलब फिजिकली, की पहचान करने के लिए बिना साइमेन करेंगे, बिने साइमेन का और वेस्लर स्केल का उपयोग करना, ये परीक्षण कक्षा के संज्ञानात्मक परिदृश्य को मैप करने की मदद करते हैं। बच्चे के सटीक आईक्यू स्तर का पहचान करने के लिए शिक्षक और सीखने की कठिनाइयों को करके भविष्यवाणी क्या करते हैं? कर सकते हैं, और विशेष शिक्षा सहायता की व्यवस्था कर सकते हैं, कि भाई हम भविष्यवाणी कर देंगे कि आपका उम्र कितना है? 17। 12th का क्वेश्चन बन जाता है जी, निकालिए आईक्यू लेवल। 12th क्वेश्चन बन जाता है तो कितना होगा? 12th मतलब 12, उम्र कितना है आपका? 17। 17 गुने 100, ये 12 मानिएगा, 0 नहीं। अब इसको काटिए, जितना आपका आईक्यू निकलेगा वही आपका इंटेलिजेंस है। अगर आपका आयु 110 प्लस निकल रहा था, आप बहुत होशियार बच्चे हो, और 90 से लेके 110 के बीच में निकल रहा है, आप एकदम क्या हो? नॉर्मल टाइप के बच्चे हो, सामान्य बच्चे हो। 90 से कम निकल रहा है, आप थोड़ा सा अब दिमाग लगाने चाहिए आपको, नहीं लगा पाते हो आप, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। ये सब आईक्यू निकालना बहुत अच्छा चीज है। अगला बात करेंगे पर्सनालिटी का, जो आजकल बहुत जरूरत है लोगों का। सेल्फी खींचने के चक्कर में मुस्कुरा लेगा, अंदर से तो बेचारा बहुत टेंशन में है। आई, पर्सनालिटी असेसमेंट क्या होता है? व्यक्तिगत आकलन क्या होता है? कहेगी प्रक्षेपी तकनीकी रोशा, टीईटी, कहेगी टीईटी क्या है, आगे इन्वेंटरी क्या है, इस सब के बारे में पढ़िए। ये उपकरण छिपी हुई चिंताओं, प्रेरणाओं और भावनात्मक करेगी बाधाओं को उजागर करने के लिए शिक्षार्थी की अवचेतन मन की गहराई तक जाते हैं। कितना अच्छा चीज है, अवचेतन मन की गहराई तक जाएगा। कौन कौन? प्रोजेक्ट ऑफ टेक्निक्स, ये टेक्निक्स में क्या क्या जाएगा सर? इसका नाम है रूस, इसका नाम क्या है? टीएटी, एंड करा कि इन्वेंटरीज। ये सब क्या होता है? एक ऐसा टूल्स है जो क्या करेगा? डिग डीप इनटू द अनकॉन्शियस माइंड, सचेतन दिमाग के डीप तक जाता है, आपका जांच करता है आप कितने पढ़े लिखे। बहुत ऐसा जांच करने का तरीका है, मेरे पास भी है। कभी छुट्टी मिलेगा तो आपको हम बताएंगे ऐसा तरीका। आपको ये सब मेडिटेशन वाला बात है, मेडिटेशन वाला बात नहीं है। हम बहुत ऐसे फॉर्मूला जानते हैं जो आपको पता कर देंगे कि आप आगे क्या करोगे जीवन में, ऐसे तरीका से। अब सोचिए, आप भविष्य में क्या कर सकते हैं हम अभी तय कर देंगे। मेहनत कैसा करेगा वो बात अलग है, लेकिन सोच कैसा है अभी आपका इस लेवल में, और आगे कितना डेवलप करेगा इसको पता कर लेता है इस चीज को। इन छिपे हुए लक्षणों को समझने के परामर्शदाताओं
यानी कैरेक्टर उन छात्रों की सहायता करने में मदद मिलती है जो भावनात्मक तनाव के कारण पिछड़ रहे हैं। भावनात्मक तनाव, इमोशन में आ जा रहे हैं। घर में जैसे ही चाचा पूछे क्या करते हो, बोले डीएलएड, हंस दिए चाचा, टेंशन में आ गए आप। इसे चाचा जैसे बोले हम डीएलएड चाचा को, चाचा हंस दिए, हंस काहे दिए? अरे भाई कई तरीका से होगा, किसी भी तरीका से वो हंस दिए, उससे क्या लेना देना आपको, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। हेलो, बोलिए। अभी सर नहीं है, सर आए, सर आएंगे तब मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप। आइए बाबू आगे बढ़े। तो ये क्या होता है, भावनात्मक तनाव के कारण पिछड़ जाते हैं। उसको क्या करना है, इमोशनली कंट्रोल करना है बच्चों में, ध्यान देना है। एप्टीट्यूड और करेक्ट इंटरेस्ट इन्वेंटरीज कैसा होना चाहिए कि बच्चों में जो एप्टीट्यूड होता है, उसके बच्चों में जो आगे इंटरेस्ट होता है, यानी आदि क्षमता और रुचि का कैसे हम लोग परीक्षण करें, बताइए ना सर, क्या बताएं जी। ओ ये बता दे कैसे कैसे क्या करना है, मतलब इस सब क्लास में ये सब पूछेगा, पढ़ाई लिखाई के बदले। कभी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तब, है ना, कभी जब एग्जाम और दे लीजिए तब संडे उंडे को मिलेंगे हम लोग एकदम, खूब मजे में खूब अच्छे ये सब चीज जानेंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे। कभी ऐसा होता होगा रात भर में, कभी ऐसा सुनते होंगे घर में मम्मी बोलती होगी या दादी या दादा कि हम 9 बजे सो जाते हैं, नहीं सोते तो हमको नींद ही नहीं आता। ऐसे कैसे होता नींद नहीं आता? ऐसा तरीका बता देंगे कि आपको 15 से 20 सेकंड में नींद आ जाएगा। कितना होता है, कोई तरह का कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है आपको, कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, सब मानसिक चीज होता है जी। ये मनोस्थिति ही पूरी परिस्थिति बदल देती है, ये मनोस्थिति ही पूरी परिस्थिति बदल देती है। सारा खेल ये इस खोपड़ी का है, जो इस खोपड़ी में रहकर ये खोपड़ी को बर्बाद करने का काम रचता है, और यही खोपड़ी में रह खोपड़ी को आबाद भी कर सकता है ये, है ना। तो यही चीज है, ये इस खोपड़ी का खेल है पूरा का पूरा, और ये मनोस्थिति ही होता है। अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि हम बीमार हैं, हमें बुखार है, हमें बुखार है, हमें बुखार है, तो वाजिब है कि आप अपने आप को 15 से 16 घंटा अगर ये सोच लेते हैं तो सही में आपको बुखार आ जाता है। यही चीज होता है, मनोस्थिति का पूरा खेल होता है। आप एनर्जेटिक रहिए। अब मान लीजिए एक बहुत अच्छी हम बात करते हैं, एक मतलब महाराज जो बता रहे थे स्वयं, आपका प्रेमानंद महाराज जी, तो वो बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं कि जैसा तुम बनना चाहते हो जीवन में वैसा सोचो, जैसा तुम बनना चाहते हो जीवन में वैसा सोचो, और जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओ। सारा खेल सोच का है। अगर आप सोच लीजिए टीचर बनना है तो बनना है, दुनिया का पूरा कायनात क्यों ना आ जाए रुकावट में, तोड़ देंगे हर जंजीर को, हर बंधन को, और बनेंगे, क्योंकि हमने मनस्थिति ठान लिया, परिस्थिति के अनुकूल चल रहे हैं। मनस्थिति ठान लिया तो परिस्थिति के अनुकूल चलेंगे। इसलिए कहीं आप जाते हो गौर करेंगे तो आपको जाने की तरीका में जल्दीबाजी होता है, आने में क्या होता है, राहत महसूस होता है कि नहीं होता है? यही होता है, पूरी खेल मनस्थिति का होता है। ये पूरा खेल दिमाग का है, और ये आपने सोच लिया है कि ऐसा करना है तो करना है। कभी आपने देखा होगा कि जब आप उस तरह का कभी सोच लेते हैं तो रात की नींद भी होता है, वही आता है जब बॉडी थक जाता है, दिमाग थक, दिमाग को थकने नहीं दीजिए। शरीर थक जाए सो जाएंगे, दिमाग नहीं थकना चाहिए। और दिमाग जिस दिन थक गया आपको वह शरीर को थका देगा, ये शरीर को थका देगा, यही पूरा खेल होता है ना। आइए, यही होता है कि दिन भर हम लोग काम करते हैं, रात होते होते क्या होता है, दिमाग थक जाता है, और वही क्या होता है, शरीर को थका देता है। लेकिन कभी आप दिन में सो लेते हैं, दिमाग शांत हो जाता है, रात को आप एनर्जेटिक फील करते होंगे, होता है कि नहीं होता है? दिन में अगर आप 2 घंटा सो लिए, 1 घंटा सो लिए, तो रात को क्या होता है, एनर्जेटिक फील करते हैं, उस दिन सो लिए होंगे, है ना। फिर नींद नहीं आता, नींद क्यों नहीं आता, दिमाग थका ही नहीं, शरीर को क्यों थकाएगा वो, दिमाग थकेगा तो शरीर को थकाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, बहुत वर्क करिए, शाम को खूब काम करिए, क्या होगा, दिमाग थकेगा, शरीर को थकाएगा, फिर नींद आ जाएगी। कई तरह का सुनता है, तभी बताएंगे आपने बैच में। हो गया, आप लोग के चक्कर में टॉपिक हमारे बच्चे रह जाएगा, टाइम हो गया अगला बैच का। चलिए कोई बात नहीं, एक क्लास को और हम खींचेंगे इसको, देखिए आप लोग को समझाना भी है, सिखाना भी है ना। ऐसा थोड़ी कि सबको एकदम आप कंप्यूटर है कि सबके आपके दिमाग में लोड कर दें, नहीं ना। धीरे धीरे करके सिखाऊंगा, अच्छी इंसान बनोगे तो बेहतर खुद से गुणवत्तापूर्ण आगे जीवन में काम करोगे, इसलिए अच्छे इंसान बनाना है ना। और बेहतर काम करोगे तो खुद सफलता मिलेगी आपको जीवन में, ठीक है। तो जहां तक पढ़ा दी उसका नोट्स बना लेना है। अगले क्लास में कुछ थ्योरी और बच गया है, इसको पूरा करते हुए आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, प्रैक्टिस पर। सारा खेल प्रैक्टिस का होगा, ठीक है। करत करत अभ्यास से जरमती हो सुजान, रसरी आवत जात से सील पर प्रत निशान। ओके, तो अभ्यास करने से जरमती सुजान होता है, मूर्ख ज्ञानी होता है। वैसे जैसे कि रेशम की मुलायम रस्सी
पत्थर जैसा कठोर चीज पर आने जाने से छाप छोड़। तो मेहनत करिए, बेहतर करिए, और कोई भी आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या आप में से कोई ऐसे दोस्त हैं जिनका जो करना चाहते हो, क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, उनको जरूर कहिएगा कि बैच को ज्वाइन कर ले और बेहतर अपनी तैयारी। सही बोले सर आप। थैंक यू सभी को। ये बैच को कहिए ज्वाइन करने के लिए अपने दोस्तों को। सीटेट है सितंबर 2026 की बैच है, की तैयारी अभी शुरू करे। अब की बार 100 पार की बात है, ये मौका हाथ से ना चला जाए। ये सिंपल पेपर 1 की बैच है, ये पेपर 2 की बैच है, ये कम्बो बैच है दोनों के साथ में। ओके, आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत जल्द टाइम बीत जाता है, ऐसा हो जाता है, हाँ ये बात हम भी मानते हैं। आप लोग भी बड़ी प्रेम से पढ़ते हो। सीटेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? नोटिफिकेशन तो आ गया सीटेट का। हाँ। अभी कहिए कि सीटेट बैच का वीडियो का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? ऐसा ना बात बोलते हैं। क्या नाम है जी? तेजस्विनी। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? उसमें मेरी गलती नहीं है। हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, सबको तो जा रहा है, आपका नहीं जा रहा। अपना मोबाइल नोटिफिकेशन ऑन करिए, एप्लीकेशन को अपडेट करिए प्ले स्टोर से। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।